तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गिट और गिटहब क्या होता है। बेसिकली मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिट का कैसे यूज करता हूँ डे टू डे लाइफ में, आज उसी पे बात करने जा रहे हैं। तो बात का आगाज करते हैं। गिटहब बेसिकली जस्ट इन केस ये गिटहब होता क्या है बेसिकली, तो जस्ट इन केस कोई एक प्रोग्राम है आपके पास, program.java नाम का, ठीक है, आपने कोड लिख रखा है कोई अपनी लोकल मशीन पे, उसका नाम है program.java। क्या नाम है? program.java, ठीक है। अब ये तो आपकी लोकल मशीन पे आपके पास प्रेजेंट है, बट मान लिए आपका जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाता है, आपका जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाता है, तो अब क्या वो सिस्टम में आपका ये जो program.java है वो अवेलेबल होगा? नहीं। तो इसके लिए हमारे पास होती है एक रिमोट रिपोजिटरी। क्या होती है? रिमोट रिपोजिटरी। ठीक है, तो ये एक रिमोट रिपोजिटरी होती है जहां पे हमारा जो program.java कोड है वो एक रिमोट प्लेस पे प्रेजेंट होता है। रिपोजिटरी क्या है? रिपोजिटरी कुछ नहीं, एक फोल्डर, जैसे कि आपका program.java कोई एक लोकल मशीन पे आपकी कोई, मान लिया कोई आपने पर्सनल वर्क स्पेस बनाई है, ठीक है, माय वर्क स्पेस नाम से या एक्लिप्स वर्क स्पेस नाम से या कोई भी वर्क स्पेस नाम से आपने कोई वर्क स्पेस बनाई, उसके अंदर आपने program.java कहीं पर रखा है, तो उसका कोई पाथ होता है, ठीक है। तो लोकल मशीन पे आपने कोई पाथ पे वो रखा है। ऐसे ही एक रिमोट जो है बेसिकली क्लाउड टाइप का प्लेटफॉर्म होता है जिसपे हम अपना कोड रखते हैं, तो वो कहलाता है रिमोट रिपोजिटरी, जो कि गिटहब होता है। तो गिटहब में हम बेसिकली रिमोट रिपोजिटरी रखते हैं। तो गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कई सारी रिपोजिटरीज होती हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि गिट हब और गिट में क्या फर्क होता है। गिट हब और गिट में काफी डिफरेंस है। गिटहब इज अ प्लेटफॉर्म, गिटहब एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे कई सारे रिमोट रिपोजिटरीज होती हैं, ठीक है। अब बेसिकली आपका ये जो लोकल पे प्रेजेंट था program.java मशीन पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, आपकी लोकल मशीन पे। अभी हमने यही बात की थी कि ये आपकी लोकल मशीन पे प्रेजेंट होगा, कोई इसका पाथ होगा, डायरेक्टरी होगी। डायरेक्टरी बेसिकली कुछ नहीं है या रिपोजिटरी कुछ नहीं है, एक फोल्डर जहां पे इसका ये प्रेजेंट है। मान लिए कोई फोल्डर का उसका पाथ है, पाथ हम यहाँ पे दिए दे रहे हैं, यहाँ डिस्कस कर ले। पाथ है, मान लिए पाथ हमने कह दिया कि जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे हम एक पाथ ये ले रहे हैं कि आपकी वो सी ड्राइव में है, कहीं पर सी ड्राइव में आपका मान लिए कोई माय वर्क स्पेस नाम से है, ठीक है ना, माय वर्क स्पेस नाम से है। उसके बाद ये आपका स्लैश करके आपका program.java प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपकी लोकल मशीन पे प्रेजेंट है। अब चूंकि जो कि आपका लोकल मशीन पे प्रेजेंट था, अब हमारी जरूरत क्या थी? गिटहब की। गिटहब की इसलिए जरूरत थी कि हम रिमोट पे कर सकें एज अ बैकअप। क्यों? क्योंकि मान लिए आपका कोड चला जाता है या सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो आपका बैकअप है कहां पे? रिमोट रिपोजिटरी पे, ठीक है। तो रिमोट रिपोजिटरी कहां पे होती है? ये होती है गिटहब पे। गिटहब इज अ प्लेटफॉर्म, गिटहब एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म होता है जहां पे कई सारे डेवलपर्स, ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे कई सारे डेवलपर्स एक रिपोजिटरी, कई सारी रिपोजिटरीज बनाते हैं या प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और रिमोटली सेटअप करते हैं ताकि वो एक साथ कोलैबोरेट करके डेवलप कर सकें। तो अब कई सारे जब डेवलपर्स आ जाते हैं, जब आप थे तो program.java आपको पता था, आपने गिटहब पे कोई रिमोट रिपोजिटरी मान लिए बनाई माय वर्कस्पेस नाम से, ठीक है ना, माय वर्कस्पेस नाम पे, और आपने इसी में अपना ये कोड जो था program.java डाल दिया, ठीक है, program.java डाल दिया, ठीक। अब आपको पता था मेरी वर्कस्पेस माय वर्कस्पेस के नाम से program.java हमारा उसी के अंदर प्रेजेंट है, बट ये किसी और डेवलपर को कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो उसके लिए होता है ये, उसके लिए कहलाता है ये, दो रिपोजिटरीज में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। क्या होता है? एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। पब्लिक में क्या होता है? वो आपके सारे गिटहब के जितने भी लोग हैं,
प्लेटफॉर्म पे जितने भी डेवलपर्स आपके साथ हैं वहां पे, वो सबको अवेलेबल होगा। गिटहब पे जितने भी डेवलपर्स हैं, ठीक है, वो पब्लिक रिपोजिटरी सबको दिखेगी। प्राइवेट में ये रहेगी कि आप ही को सिर्फ दिखेगी और आप जिसको असाइन करना चाहते हैं एज अ कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर क्या होता है, अब कंट्रीब्यूटर बात कर लेते हैं। कंट्रीब्यूटर क्या है कि मान लिया आप इसमें program.java आपके पास कोई प्रोग्राम, इसमें कोई चेंज करना है आपको। मान लिया इसमें कोई कोड था, यहाँ पे इस लाइन नंबर हम कह देते हैं लाइन नंबर 9, इसको कह देते हैं लाइन नंबर 10। इस लाइन नंबर 9 और इस लाइन नंबर 10 में कोई चेंज करना है, तो आपने कहा कि हम नहीं करेंगे वो चेंज, हम किसी साथ वाले को कंट्रीब्यूट करवा लेंगे। तो उसके लिए आप कंट्रीब्यूटर को कहते हैं कि भाई चेंज कर दो, ठीक है। उसने कहा कि मान लीजिए वो आपका सीनियर ही है, जस्ट इन केस कोई डेवलपर है आपसे सीनियर है, ठीक, तो वो कह रहा है कि लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 10 में कोई चेंजेस ऐसे होना चाहिए जिससे हमारा प्रोग्राम अच्छे से चलेगा। अब चूंकि वो चेंजेस आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते, तो आप उससे पूछते हैं कि तुम इस रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कुछ अपने योगदान दे सकते हो। कंट्रीब्यूट इज योगदान। तो आप इस रिपोजिटरी पे, रिमोट रिपोजिटरी पे उससे कह रहे हो कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो आप उससे कहते हो कि कंट्रीब्यूट कैसे करो, एज अ कंट्रीब्यूटर। तो ये वर्ड होता है जो कि आप, अब आप क्या होता है, आप भी इसमें पर्सन 1 है मान लीजिए और एक और पर्सन 2 है, तो ये 2 हो गए कंट्रीब्यूटर। किसके लिए, इस रिपोजिटरी के लिए, ठीक है ना। तो इस रिपोजिटरी के लिए 2 कंट्रीब्यूटर्स हो गए। अब आपके गिटहब प्रोफाइल पे, जो गिटहब प्लेटफॉर्म है, उसमें आपकी एक रिपोजिटरी बनेगी। एक रिपोजिटरी में उसमें 2 कंट्रीब्यूटर दिखाएगा, जिसमें पर्सन 1 का नाम होगा और पर्सन 2 का नाम होगा। तो ये हो गया गिटहब का एक प्लेटफॉर्म। अब ये है कि मान लिए, अब आगे बात करते हैं गिट के बारे में। बेसिकली गिटहब जो है वो एक प्लेटफॉर्म हो गया। अब एक दूसरी दिक्कत ये आती है, इसको मैं रब करता हूं। अब तक हम लोग बात कर रहे थे कि P1 P2 2 एक वर्कस्पेस थी, my_workspace, ठीक है। तो 2 लोग थे जो कि कंट्रीब्यूटर्स थे एक ही वर्कस्पेस पे, ठीक है। उसके अंदर एक program.java करके एक फाइल थी, वो प्रेजेंट थी, ठीक। अब P1 P2 2 कंट्रीब्यूटर्स हैं माई वर्कस्पेस पे program.java पे, ठीक। P1 की खुद की लोकल मशीन है, ये लोकल मशीन हम कह लेते हैं लोकल मशीन 1, ठीक है, इसको कह लिए लोकल मशीन 1, और ये है लोकल मशीन 2, ठीक है। ये P1 की है, ये P2 की है। तो अब हमारी तो रिपोजिटरी एक है, अब हमें P1 और P2 पे कैसे पता चलेगा कि हम P1 का कोड पा रहे हैं कि P2 का कोड पा रहे हैं। मतलब या P1 कोड हमें दे रहा है इस पे, मान लीजिए P1 का कोड है, P1S कर दिए उसको, ठीक है, या C कर दिए, P1C कोड है, ठीक। और P2 का कोड आ रहा है P2C1 कर दिए, P2C कर दिए, C कर दिए, P2C, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि P1C P2C? इन चीजों के लिए जो यूज करते हैं हम, उसे हम कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। उसे हम कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम गिट, ठीक है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या कि P1 ने आपका कोई कोड था P1C नाम का, फला तारीख को मान लिए 2 अगस्त को ही उसने दिया, ठीक है, कोड भेजा इस रिमोट रिपोजिटरी पे, तो ये वर्जन आ गया, पहला वर्जन, ठीक। अब इसी कोड पे एनहांस करके, इसको एनहांस करके, इस पे कंट्रीब्यूट करके, इस पे अपना योगदान देके, P2 वाले ने अपना योगदान जब दिया तो वो P1C जो था वो P2C बन गया, ठीक है। वो भी इसी रिपोजिटरी पे गया, मान लिए 3 तारीख को, 3/8/24 को,
तो इस कन्वर्जन्स को एक अप टू डेट रखने में कि हमें 2/8 तारीख को ये कोड मिला, 3/8 तारीख को ये कोड मिला, तो वो किसके थ्रू करते हैं? गिट के थ्रू। और इसके कई सारे कमांड्स होते हैं, गिट के भी कमांड्स होते हैं और गिटहब डेस्कटॉप से भी हम ये चीजें कर लेते हैं। दो तरीकेकार हैं इसके, या तो हम गिटहब कमांड से करें, ठीक है, उस जो भी आईडीई आप यूज कर रहे हैं, जो भी आईडीई आप यूज कर रहे हैं उसमें एक CLI होगी, कमांड लाइन इंटरफेस, उसकी एक बैच फाइल बनती है, उसमें एक बैच फाइल बनती है गिट के नाम से, गिट की बैच फाइल बनती है जिसमें हम गिट के कमांड्स डाल के उससे प्रोसीड करते हैं। जस्ट इन केस ये अब हम आगे बताते हैं इसके बारे में, बट दो तरीकेकार हमने आपको बता दिए। एक होता है CLI, मतलब गिट के कमांड्स के थ्रू, यूं कह लिए कि यहां पे हम लिखे दे रहे हैं उसको, गिट कमांड्स के थ्रू ये सारा काम आप जो करते हैं, और गिटहब ये कह लेते हैं हम दूसरा, ठीक है। तो ये दो तरीकेकार हैं, एक होता है गिट कमांड्स, एक होता है गिटहब डेस्कटॉप। अब कुछ फर्क नहीं है, कमांड्स भी वही काम करते हैं, गिटहब डेस्कटॉप भी वही काम करता है। गिटहब डेस्कटॉप ने क्या किया है कि यूजर की अवेलेबिलिटी के लिए, यूजर के आसान करने के लिए सारी चीजें एक पैनल पे दे दी हैं। उसे नाम क्या दे दिया? गिटहब डेस्कटॉप। अब आप एक क्लिक पे अपना कोड पुश भी कर देते हो, रिपोजिटरी में डाल भी देते हो, मतलब लोकल मशीन पे जो आपका कोड होगा उसको आप रिमोट रिपोजिटरी पे जो यहां पे था माय वर्कस्पेस पे डालने के लिए आप एक क्लिक पे ही सारा कोड चला जाता है। अब उसके लिए कोई कमांड्स भी वही होते हैं सेम, यही काम भी वही गिटहब डेस्कटॉप भी वही काम करता है, ठीक है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से कमांड्स होते हैं, कौन कौन से गिटहब डेस्कटॉप पे क्या क्लिक करने पे क्या चीजें होती हैं, ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। कमांड्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम। मान लीजिए ये आपका लोकल program.java या हम p.java लिखे दे रहे हैं इसको, ठीक है, p.java लिखे दे रहे हैं, इसको रिमोट रिपोजिटरी पे डालना है। मतलब आपको रिमोट रिपोजिटरी पे कि आपकी जो माय वर्कस्पेस थी आपने जो बनाई थी, पहले सबसे पहला काम तो यही होता है कि आप एक रिपोजिटरी बनाते हैं, ठीक है, my_workspace नाम से, ठीक। आपने एक रिमोट रिपोजिटरी बनाई, अब p.java आपके पास लोकल मशीन पे प्रेजेंट है, ये आपकी लोकल मशीन है, ये आपकी रिमोट रिपोजिटरी है, रिमोट मशीन कह लिए इसको आप, ठीक है, रिमोट रिपोजिटरी कह लिए, रिमोट रिपोजिटरी। अब आपके लिए जो सबसे पहला कमांड होता है कि पहले तो आप सबसे पहले काम ये होता है कि आप रिमोट रिपोजिटरी तैयार करते हैं my_workspace नाम पे। तो आप जाते हो गिटहब पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाते हो, अपनी सोशल प्रेजेंस बनाते हो गिटहब पे प्रेजेंस बनाने के बाद एक क्रिएट रिपोजिटरी, रिपोजिटरीज में जाने के बाद एक सेक्शन होता है क्रिएट रिपोजिटरी, वहां पे आप जाते हो, कहते हो कि भाई my_workspace या कुछ भी आप नाम जो देना चाहें वो रिपोजिटरी के नाम से आप एक रिमोट रिपोजिटरी सेटअप करते हो, ठीक। अब वहां पे एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप गिटहब डेस्कटॉप से भी वो काम कर सकते हो और गिट से भी काम कर सकते हो। गिट कमांड जो होता है उसके लिए वो क्या होता है, उसके लिए हम देख लेते हैं। तो गिट रिमोट रिपोजिटरी बन गई। अब ये वाला जो कोड है, ये जो कोड है ये यहां पे जाना है, इस रिपोजिटरी में जाना है। तो उसके लिए जो कमांड है वो ये है कि मान लिया आपकी इस जो आईडी है आप VS कोड ही यूज कर रहे हैं जस्ट इन केस, तो VS कोड पे आपने एक टर्मिनल रखा, उसमें बैश, पहले तो आपके पास गिट उसके लिए इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है, गिट इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो गिट इंस्टॉल्ड होने के बाद आप एक टर्मिनल पे जाते हैं, ठीक है, टर्मिनल में एक सेलेक्ट करते हैं, न्यू टर्मिनल सेलेक्ट करते हैं, मान लिया न्यू टर्मिनल। फिर आपकी जो लोकल मशीन की जो वो होता है पाथ, मान लिया c._c.
माय वर्कस्पेस सही है हम कह रहे हैं, ठीक है, स्लैश जो भी नाम से है, ठीक है, पी डॉट नाम, पी डॉट जावा, माय वर्कस्पेस ही रख लिए, ठीक है। इतना रखने के बाद अब जब आप जो कमांड देते हैं, इस पहले तो ये जो फाइल है आपकी लोकल मशीन पे सेव होनी चाहिए, उसके लिए गेट ऐड डॉट देते हैं कमांड, गेट ऐड फाइल नेम, सॉरी गेट ऐड फाइल नेम, ठीक है। तो इसमें फाइल नेम जो आएगा वो गेट ऐड, हमारे पास फाइल नेम क्या है, पी डॉट जावा, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो पी डॉट जावा नाम का हमारे पास फाइल थी, उसको हमने गेट से कहा कि ऐड कर दो पी डॉट जावा को, ठीक है। अब हम इसको कमिट करते हैं, गेट कमिट डैश एम, इसमें आपका मैसेज होता है, मान लिए कह दें हम कि पी डॉट जावा सेव्ड, ठीक है। तो ये मैसेज होता है बेसिकली जो जा रहा होता है इसके अंदर, पी डॉट गेट कमिट डैश एम, ठीक है। उसके अंदर आप अपना मैसेज डालते हैं, ये मैसेज डाल रहे होते हैं, जैसे मान लिया हमने पी डॉट जावा सेव डाल दिया, ठीक है, तो पी डॉट जावा सेव हो रही है, हम उसको बता रहे हैं गेट कमिट हो रहा है। तो आपकी जो गिटहब की वो सोशल जो भी प्रोफाइल होगी वहां पे वो रिफ्लेक्ट करने लगा होगा कि रिपोजिटरी में पी डॉट जावा सेव हो गई है। बट अगर कोई और कंट्रीब्यूटर है तो उसके लिए वो ये पी डॉट जावा दिखे, उसके लिए आपको जो कमांड है वो लिखना होता है गेट पुश। गेट पुश लिखने से आपकी पी डॉट जावा उस रिपोजिटरी में दिखती है अगले बंदे को भी, अगले कंट्रीब्यूटर को भी। तो इसके लिए जरूरी ये 3 स्टेप्स होते हैं, गेट ऐड पी डॉट जावा जो कि फाइल का नाम होता है, गेट कमिट डैश एम, गेट पुश। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग गेट ऐड पी डॉट जावा नहीं करके सीधे सीधे कह देते हैं कि गेट ऐड डॉट। अब चूंकि जब आप एक इंडस्ट्री लेवल पे काम करते हैं कहीं पर, तो ऑलरेडी आपके पास कई सारे फोल्डर्स होते हैं। अब आप एक एक करके फाइल का नाम नहीं लिखते हैं, तो सारी एक साथ ऐड करने के लिए ये कमांड चलाते हैं गेट ऐड डॉट, उसके बाद आप कहते हैं गेट कमिट डैश एम, और जो भी आप मैसेज देना चाहें उसके बाद गेट पुश। तो ये आपकी रिमोट रिपोजिटरी पे चला जाता है। अब मान लीजिए आपने P1 नाम का जो कंट्रीब्यूटर था उसने किया, अब P2 वाले को ये चीज दिखेगी कैसे? उसको ये दिख तो जाएगा कि रिमोट रिपोजिटरी पे, क्या ये कोड उसको दिखेगा? नहीं, जब तक कि वो क्लोन उस रिपोजिटरी को नहीं करता है। पहले तो वो क्लोन करेगा। क्लोन क्या होता है? क्लोन रिपोजिटरी। अब इसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्लोन क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो क्लोन जब करना, क्लोन बेसिकली क्या होता है? एक उसका डुप्लीकेट बनाना, किसी चीज का डुप्लीकेट बनाना। तो ये माय वर्कस्पेस का जो डुप्लीकेट उसकी लोकल मशीन पे बनेगा उसे हम कहते हैं क्लोन रिपोजिटरी, ठीक है। तो क्लोन करने के बाद वो अपनी लोकल मशीन पे एक पाथ आ जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे क्लोन कर लो, तो वो गिटहब आपको कहता है कि यहाँ पे क्लोन कर सकते हैं। इस पाथ को देता है, आप ब्राउज करते हैं, आप उस रिपोजिटरी को क्लोन कर लेते हैं। इसके लिए कमांड भी होता है। तो कमांड पे क्लोन, मान लिया आपने ये क्लोन रिपोजिटरी कर ली, तो मेन जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि पी डॉट जावा आपकी क्लोन रिपोजिटरी करके कोई पाथ पे चली गई, मान लिया ये कोई पाथ था, कहां गया ये कोई पाथ है उसके फोल्डर के पास कि इस पे दिखने लगा वो, ठीक है। अब ये रिपोजिटरी तो आ गई, बट वो क्या कोड दिखेगा? कोड दिखेगा नहीं, जब तक वो पुल नहीं लेगा। गेट पुल ओरिजिन, ठीक है। अब यहां पे आपका ब्रांच का नाम होता है, तो गेट के अंदर कई सारी ब्रांचेस भी होती हैं। तो आपकी जो रिपोजिटरी की जो मेन ब्रांच होती है वो होती है मेन, ठीक है। आपकी जो रिपोजिटरी की जो मेन ब्रांच होती है, जो बाय डिफॉल्ट बनती है, इसे हम कहते हैं मेन। अब ये गेट क्या करता है कि बेसिकली आपका ट्री स्ट्रक्चर फॉलो करता है, उसमें कई सारी शाखाएं निकलती चली जाती हैं। आप क्या करते हैं कि कई सारी शाखाएं निकालते हैं इसमें से और इस पे काम करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए इसको दे दिया हमने नाम मेन डॉट एस करके, या इसको कह दिया मेन डॉट मेन डैश पी करके, तो ये इसकी इससे शाखा निकली, तो इसमें
क्या जो इसमें कोड है वो इसमें प्रेजेंट होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि ये आपकी बेस सोर्स फाइल है। ठीक है, अब मान लिए इसमें से कोई दो निकालनी, तो मेन डैश एक्स कर लिया और मेन डैश वाई कर लिया, या मेन डैश यूं समझाने के तौर पे हम मेन डैश कुछ भी नाम रख सकते हैं, मगर हम मेन डैश पी डॉट एक्स रख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो अगर हम मेन डैश पी थी, हम लोग यहां पे देख लेते हैं उसको, मेन डैश पी फाइल थी हमारे पास, वो कहां से आ रही थी? मेन से आ रही थी, और ये थी मेन डैश एक्स। ठीक है, अब इसमें से जो फाइल निकल ली वो देख लेते हैं एक बार। इसमें से मान लिया निकल ली मेन डैश पी डैश ए, तो ये ब्रांच जो निकल ली है मेन डैश पी डैश बी, तो हमने इसमें से दो ब्रांचेस निकाली, इस ब्रांच में से दो ब्रांचेस निकाली, मेन डैश पी डैश ए, मेन डैश पी डैश बी। तो अब आपकी जो मेन ब्रांच थी, जो दोनों की सोर्स ब्रांच है, वो मेन डैश पी हो गई, ना कि मेन। अब मेन डैश पी में जो कोड होगा वो आपकी मेन डैश पी डैश ए में भी प्रेजेंट होगा, मेन डैश पी डैश बी में भी प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से पहले तो ब्रांचेस का काम होता है। तो आपकी जो रिपोजिटरी की बात आगे निकली जा रही है, रिपोजिटरी की जो मेन ब्रांच होती है, जो बाय डिफॉल्ट बनती है, वो कहलाती है मेन ब्रांच। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन काम पे। तो हम बेसिकली बात कर रहे थे कि p1.java अगर कोड करता है, जैसे p1 कोई बंदा था जिसने कंट्रीब्यूट किया था और p2 कोई बंदा था जिसने कंट्रीब्यूट किया था, तो p1 वाले कंट्रीब्यूशन वाले को p2 वाला कैसे देखेगा, उसके लिए ये कमांड होती है git pull origin main। चूंकि आपकी ये ब्रांच का नाम मेन है इसलिए मेन लिखा है। अब यहां पे जो भी बंदा नाम बनाना चाहे, जो भी ब्रांच बनाना चाहे, वो बना सकता है। गिटहब डेस्कटॉप पे भी बनती हैं ब्रांचेस, और गिट पे कमांड के थ्रू भी बनती हैं। मान लिया आपको इस रिपोजिटरी का स्टेटस पता करना है कि क्या कहां पे है, कौन सी ब्रांच है, किस ब्रांच पे है, उसका क्या स्टेटस है, तो उसके लिए होता है कमांड गिट स्टेटस। उसके लिए क्या कमांड होता है? गिट स्टेटस। ठीक है, तो मान लिए अब ये एक प्रोसीजर है बेसिकली जो सारी चीजें कवर अप करता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कोई एक कोड है, मान लिए मेन डॉट पी है, मेन डॉट पी ए है, मेन डॉट पी बी है, तो ये दो ब्रांचेस हमारे पास निकली थी। अब कोई यहाँ पे कंट्रीब्यूटर था P1, इसने कंट्रीब्यूट किया था, और P2 वाले ने ये कंट्रीब्यूट किया था। तो अब हमें P1 P2 का मर्ज करके इस पे लाना है कोड। ठीक है, अब इसने जितना भी काम करना था वो कर लिया इस पे, अब हमें इस पे रिफ्लेक्ट करना है, तो उसके लिए हम करते हैं इसको इस ब्रांच से मर्ज। ठीक है, तो मर्ज कराने से पहले बनती है पुल रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट के बाद हम मर्ज करते हैं। मर्ज करने के लिए क्या होता है कि मर्ज करते वक्त आपका जो इंडस्ट्री में होता है बेसिकली, वो हम आपको बता दें कि आप जस्ट इन केस कोई आप डेवलपर हो, ठीक, आपने कोड इस ब्रांच पे कोड किया, ठीक है, वो किसकी रिपोजिटरी पे था? माय अंडरस्कोर वर्कस्पेस पर था। ठीक, तो इस ब्रांच पे आपने कोड किया, इस ब्रांच पे कोड करने के बाद आप पुश कर दिया, आपने ये सारे कमांड चला दिए। ठीक, पुश करने के बाद रिमोट रिपोजिटरी में सारा कोड आपका चला गया। वो किस ब्रांच पे है? इस ब्रांच पे है। ठीक, अब आपका काम तो पूरा हो गया, आपका कोई टास्क दिया गया था, उस पर आपने काम किया, काम करने के बाद आपने ब्रांच पे पुश कर दिया। अब ये ब्रांच इससे मर्ज कैसे की जाएगी? उसके लिए आपको एक पुल रिक्वेस्ट बनानी होती है। क्या बनानी होती है? पुल रिक्वेस्ट, जिसे हम पीआर कहते हैं। अब डेवलपर्स ज्यादातर पीआर से ही कहते हैं कि पीआर बना दी, पीआर बेसिकली पुल रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, वो पुल रिक्वेस्ट मर्ज के लिए होती है। ये पुल रिक्वेस्ट अब आप यहां से बनाते हैं। इसके बाद आपका जो सीनियर डेवलपर या टीम लीडर या कोई भी आपका सीनियर लेवल का बंदा जो है, वो आपके कोड को, इस वाले कोड को रिव्यू करता है। क्या करता है? रिव्यू करता है, कोड रिव्यू करता है। ठीक है, तो कोड रिव्यू होने के बाद वो उस ब्रांच को आपकी ब्रांच से
मर्ज कर देता है गिटहब डेस्कटॉप का यूज करके या गिट का यूज करके। ठीक है, तो गिट के लिए फिर वही कमांड्स होते हैं, गिट मर्ज करके एक कमांड होता है जो कि वो चलाता है। उसकी डिटेल में अभी नहीं जाते हैं क्योंकि वो कोड रिव्यू एक सीनियर डेवलपर का काम होता है। ठीक है, अब ये ब्रांच पे आपने जो कोड किया होगा उसको सबसे पहला काम क्या होता है, कोड रिव्यू होने के बाद, कोड पुश करने के बाद आपका कोड रिव्यू होता है। वो कोड रिव्यू होने से पहले आपको पीआर भेजनी होती है। पीआर क्या होती है, पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट होने के बाद आपका कोड रिव्यू होता है। कोड रिव्यू होने के बाद मर्ज होता है, फिर वो इस फाइल में चला जाता है, मेन डैश पी ब्रांच में चला जाता है। आपका कोड जो एग्जिस्टिंग कोड था वो सारा उठ के इसमें चला गया। जब इसमें चला गया तो इसको हम कर देते हैं डिलीट, इसको कर देते हैं हम डिलीट। इस तरीके से गेट का काम होता है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि गेट का क्यों यूज होता है, गेट कैसे हम काम करते हैं, तो इस पे ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आता है। ठीक है, तो इसको एंड करते हैं वीडियो को।